डियर स्टूडेंट, मैं हूं सिद्धार्थ किरण और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 5 के टॉपिक नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करेक्टिव मेजर्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में बात करेंगे। आपने पिछले वीडियो तक जाना होगा कि आखिर कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होते क्या हैं, जिसमें हमने बो लेग्स, राउंड शोल्डर्स, काइपोसिस, लोडोसिस, स्कोलियोसिस, नॉक नीज, बो लेग्स, ढेर सारे डिफॉर्मिटीज के बारे में देखे थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो इसका करेक्टिव मेजर्स यानी कि ठीक करने कैसे किसी एक कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को आप ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो तक भी मैंने आपको बताया था कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में और उसके आपके करेक्टिव मेजर्स के बारे में। लेकिन ये जो मेरा वीडियो बनने वाला है स्पेशल करेक्टिव मेजर्स के ऊपर ही बनने वाला है। मैं हर एक कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के 5 करेक्टिव मेजर्स के बारे में बताऊंगा। इसे आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि एग्जाम टाइम के समय आप इसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है कि रेगुलर यौगिक आसन, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर आपको कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, चाहे वो आपके नॉक नीज हो या आपके बो लेग्स हो, कुछ भी आपके जो स्पाइन्स में कुछ इशू है, तो वो आपके कुछ यौगिक आसन ऐसे होते हैं जो इसे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें चक्रासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है। तो ये कुछ ऐसे आसन हैं जो आपके काइपोसिस को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों आपको याद भी रखना है क्योंकि एमसीक्यू में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, दूसरा है रिकमेंडेशन ऑफ स्विमिंग। जो भी कोई भी इंडिविजुअल जो काइपोसिस से पीड़ित है, काइपोसिस से सफर कर रहा है, तो उन्हें ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि अगर वो स्विमिंग करते हैं तो उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की, वो ठीक होने लगती है। इसके अलावा है कि लाई ऑन बैक, जिसे आप लोग सुपीन पोजीशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपको एक सीधे आपको कोई भी एक जो फ्लैट सरफेस पे आप अपने बेड पर सुपीन पोजीशन यानी कि अपने बैक पर आप सो सकते हैं। ऐसा करने से जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। फिर है लीनिंग बैक ऑन चेयर एंड टेकिंग शोल्डर्स बैकवर्ड एंड कैन हेल्प टू स्ट्रेच द चेस्ट मसल्स। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेज रेगुलरली, यानी कि आपके पास जो भी रिकमेंड की गई है एक्सरसाइजेज, उसे आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। तो ये कुछ ऐसे 5 आपके करेक्टिव मेजर्स हैं काइपोसिस को, जिन्हें करने से आपको काइपोसिस की प्रॉब्लम से ठीक हो सकती है, वो प्रॉब्लम जो आपका है वो कम हो सकता है। स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूं लॉर्डोसिस के कुछ करेक्टिव मेजर्स के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी आप जो करेक्टिव मेजर्स वाले ये वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, हर चीजों को याद रखना, एटलीस्ट 3 पॉइंट लिखना, और कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो एग्जाम में आप उसे ऐड कर देना, चीजों को एनालाइज करके, चीजों को समझ कर। ठीक है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लॉर्डोसिस में हमारे जो स्पाइन्स होती है उनकी कर्वेचर्स में क्या अंतर आते हैं। ठीक है, अगर कोई एक इंसान है जो कुछ इधर देख रहा है, ठीक है, इधर देख रहा है, और हम इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान का जो आपकी स्पाइन्स होती है कुछ ऐसे सीधे होते हैं। ठीक है, सीधे होते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ लॉर्डोसिस, अगर किसी को लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उनकी जो स्पाइन्स है उसमें जो कुछ चेंजेस क्या आते हैं, कुछ ऐसे जाएगा, सही रहता है, सही रहता है। आप बाद में जाओ तो नीचे देखो तो कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह के कर्वेचर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, अब इसको कैसे ठीक कर सकते हो, इसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं जो इसे ठीक कर सकता है। वो है पहला कि टो टचिंग एक्सरसाइजेस शुड बी परफॉर्म रेगुलरली। अगर आप टो टचिंग एक्सरसाइजेस करोगे, अब अपनी जो बेंड करोगे अपर बॉडी पार्ट को, तो जरूर है कि आपकी जो यहाँ पर जो आप बेंड करोगे तो कुछ इधर से इस पे फोर्स लगेगा और कुछ इधर ये जाएगा, तो धीरे 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 ये आपका नॉर्मल शेप में आ जाएगा। एक नॉर्मल इंसान का जो होता है कर्वेचर स्पाइन्स की, वो कर्वेचर्स में आ जाएंगे। सेकेंड है परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली। ठीक है, सिटअप्स आप परफॉर्म कर सकते हो, या कोई एक इंडिविजुअल्स जो इससे पीड़ित है वो सिटअप्स परफॉर्म कर सकता है। तीसरा है लाई डाउन ऑन योर बैक, रेज योर हैंड्स एंड लेग्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको कोई मान लो कि आप बेड पे सोए हुए हो, ठीक है, आपको क्या करना है, मान लो कि यहाँ पे सोए हुए हो आपको क्या करना है, एक साथ आपकी दोनों हाथ को ऊपर उठाना है, ठीक है, और आपको दोनों पैर को ऊपर उठाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, अगर आप दोनों उठाओगे तो आपका जो ये पार्ट है, जो स्पाइन वाली पार्ट है, ठीक है, अगर आप दोनों ऊपर उठाओगे तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होगा जो आपको थोड़ा सा स्पाइन को नीचे धकेलेगा। अगर नीचे वो जाएगा तो धीरे धीरे आपके वो करेक्ट मेजर्स बन जाएंगे, करेक्ट पोस्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, चौथा है बेंड नी फॉरवर्ड। बेंड नी फॉरवर्ड क्या है, अगर जो आप घुटने के बल आप आगे झुकते हो, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करते हो जिसमें आपकी नी बैंड होती है आगे साइड, तो वैसे कंडीशंस में भी आपके लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम्स ठीक होती है।
ठीक है। और इसके साथ साथ है प्रोन पोजीशन। हम लोग जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दो पोजीशन की बात करते हैं, एक सुपिन पोजीशन, दूसरा प्रोन पोजीशन। सुपिन पोजीशन में क्या होता है, अगर कोई इंसान, जैसे यहाँ पर मैं बनाया था, अगर ये सोया हुआ है, इसकी जो, मान लो कि ये सोया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो कि ये घर है, ठीक है, ये सोया हुआ है, अगर ये ऊपर देख रहा है, इसकी जो पीठ है वो इसकी बेड पे सटी हुई है, ठीक है, और ये ऊपर देख रहा है, तो ये हो गया सुपिन पोजीशन। लेकिन इन द केस ऑफ लॉर्डोसिस आपको यहाँ पर प्रोन पोजीशन में आना पड़ता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि आपको ऐसा करना है कि आपके पेट जो होते हैं वो बेड पे सटे होने चाहिए और आपकी आंखें नीची होगी और आपकी जो पीठ है वो कुछ ऊपर होना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोन पोजीशन। तो लॉर्डोसिस में आपको प्रोन पोजीशन में रहने को बोला जाता है, लेकिन इन द केस ऑफ काइपोसिस आपको वहां पर सुपिन पोजीशन में रहने को बोला जाता है एज ए करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं स्कोलियोसिस के करेक्टिव मेजर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको काइपोसिस एंड लॉर्डोसिस के बारे में बताया, तो देखो स्कोलियोसिस में हमारे स्पाइन्स के कर्वेचर में चेंजेस क्या आते हैं, ठीक है। अगर कोई एक इंसान है जो आगे फ्रंट में कुछ ऐसा देख रहा है, ठीक है, नॉर्मल केसेस में उनके जो स्पाइन्स होने वाले हैं वो कुछ सीधे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स है तो उनके जो स्पाइन में कुछ सी टाइप के लेटरल चेंजेस आते हैं, सी शेप में उसके लेटरल साइड में कुछ चेंजेस आते हैं, वो कर्वेचर कुछ लेटरल साइड में डिफॉर्म कर जाता है, कुछ इस तरह का उनके कुछ स्पाइन्स दिखते हैं। या हो सकता है कि वो डबल सी यानी कि एस शेप का भी बना सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह का वो भी चेंजेस ला सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिवियर होता है एज कंपेयर टू काइपोसिस एंड लॉर्डोसिस, लेकिन तब भी इसके कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स हैं जिसको करने के बाद आपके स्कोलियोसिस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं या इसके सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। सबसे पहला है कि परफॉर्मिंग त्रिकोणासन रेगुलरली। अगर त्रिकोणासन रेगुलरली कोई करता है जो स्कोलियोसिस से सफर है, उससे पीड़ित है, तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, उसकी जो सिवियरिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा फिर से है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लॉर्डोसिस में बताया कि प्रोन पोजीशन एक बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर माना जाता है, तो यहाँ पर भी प्रोन पोजीशन में रहना है। इसके अलावा बाय हैंगिंग वनसेल्फ फ्रॉम द हैंड्स या होल्ड हॉरिजॉन्टल बार्स, यानी कि किसी हॉरिजॉन्टल बार पे आपको लटकना है अपने हाथ की मदद से, ठीक है। ऐसा करने से आपके जो लेटरल साइड में जो आपके कर्वेचर्स में चेंजेस आए हैं वो स्ट्रेट होने लगती है। इसके अलावा कि स्विम बाय यूजिंग बैक स्ट्रोक टेक्निक, स्विमिंग का एक तरीका है बैक स्ट्रोक टेक्निक, जो आपके अपने एज की ओर से आप उसमें तैर सकते हो, ठीक है। इसको अधिक के लिए आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। ये बेस्ट माना जाता है कि बैक स्ट्रोक टेक्निक के मदद से अगर आप स्विमिंग करते हो तो आपकी जो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती है। और लास्ट है कि बेंडिंग एक्सरसाइजेस शुड बी डन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सी शेप्ड कर्वेचर। मान लो कि कोई अगर किसी एक इंडिविजुअल को अगर इस साइड से कुछ, अगर इनकी जो स्पाइन है कुछ ऐसे ये कर्वेचर अगर वो लेटरल साइड में शिफ्ट हो गई है, तो उनको कुछ ऐसे बेंडिंग पोजीशंस करने हैं जो अपोजिट टू दिस हो, यानी कि अगर इस साइड से अगर इनका ये कर्वेचर कुछ ऐसा बन गया है तो इसके अपोजिट में आपको कुछ बेंडिंग एक्टिविटीज करनी है, जिसके वजह से ये नॉर्मल शेप में फिर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये थे इसके कुछ 5 करेक्टिव मेजर्स स्कोलियोसिस के, जो स्कोलियोसिस के सिम्टम्स को, जो भी उसके सिवियरिटी है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं नॉक नीज के करेक्टिव मेजर्स के बारे में, ठीक है। नॉक नीज होता क्या है, आपके जो भी, मान लो कि अगर कोई एक इंसान है, ठीक है, तो उसके जो पैर होते हैं, उसके जो नीज होते हैं, कुछ ऐसे इस तरह के नीज उनके नॉक हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो घुटने होते हैं, जो नीज होते हैं, वो आपस में दोनों नॉक करते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉक नीज। तो इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है, पहला है कि परफॉर्म पद्मासन एंड गौमुखासन। 2 यहाँ पर स्पेसिफिक आसन है जो किया जाता है नॉक नीज वालों, जो नॉक नीज से पीड़ित होते हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर लेना क्योंकि एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गौमुखासन एंड पद्मासन अगर कोई इंडिविजुअल जो, ठीक है, नॉक नीज से जो ऑलरेडी सफर कर रहा है, अगर वो करता है ये दोनों आसन, तो उनके जो सिम्टम्स हैं, जो भी सिवियरिटी होती है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा है कि हॉर्स राइडिंग करोगे तो होता क्या है कि आप अपने दोनों पैरों को फैलाते हो, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि दोनों जो आपके नीज है, दोनों में स्पेस आता है और आपकी कुछ ऐसी नेचर बन जाती है कि दोनों को अलग करने की, ठीक है।
तीसरा है कि कीप पिलो बिटवीन द नीज ड्यूरिंग स्लीप। अगर जब आप सोते हो, नॉक नीज की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप दोनों घुटनों के बीच में कोई तकिए को रखकर सो सकते हो, ठीक है। चौथा है यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स। वॉकिंग कैलिपर्स क्या होता है? एक तरह से ये आपकी जो मूवमेंट को, आपकी जो वॉकिंग है उसको एक फिक्स्ड करती है, ठीक है। वॉकिंग कैलिपर्स आप नेट पर सर्च भी कर लेना, कुछ इस तरह से एक फ्रेम टाइप वर्क होता है, ठीक है। मान लो कि आपको ये अपने दोनों पैरों में पहनना है, कुछ पीछे से ऐसे बांध दिया जाता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। वॉकिंग कैलिपर्स आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और इसका यूज करने से भी नॉक नीज की प्रॉब्लम्स ठीक होती है। इसके अलावा है कि वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट। आपकी जो फुट है, ठीक है, ठीक है, आपकी जो फुट है आपको आउटर एज पे चलनी है। ये जो आपका इनर एज हो गया, मान लो कि ये लेफ्ट पैर है आपका, तो ये आपका हो गया इनर एज, ये हो गया आउटर एज, ठीक है। तो आपको आउटर एज पे अगर आप चलते हो, अगर इस एज पे आप चलते हो, दोनों पैर के आउटर एज पे चलते हो, तो आपके दोनों नीज के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से नॉक नीज की सिम्टम्स घटेंगे या इसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी। स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूं बोल एक्स के करेक्टिव मेजर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बोल एक्स होता क्या है, इसमें हमारी बॉडी में किस तरह के डिफॉर्मिटीज आते हैं। जैसे कि मैंने आपको नॉक नीज के बारे में बताया, उसी तरह से बोल एक्स में होता है। मान लो कि आपकी ये वेस्ट है, कमर है, और आपके जो पैर होते हैं उसमें चेंजेस क्या आते हैं कि अगर मान लो कि कुछ इस तरह से आपके पैर बने हुए हैं, तो आपके जो यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे नीज है, ठीक है, इस नीज, दोनों नीज के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा डिस्टेंस बनता है, गैप बनता है, जो एक नॉर्मल पर्सन में नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि वहां पर मैं बताया था नॉक नीज में कि वो दोनों आपकी जो नीज है, दोनों जो घुटने हैं, दोनों में आपस में नॉक करते थे, लेकिन बोल एक्स में दोनों के बीच में स्पेस आता है, जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर इसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स हैं, यहाँ पे मैंने 5 डाले हैं। पहला है कि आपको 2 तरह के आसन करने हैं। पहला है अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। मैंने आपको ये चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में भी बताया था, इसके प्रोसीड्यूर, प्रिकॉशंस एंड बेनिफिट्स के बारे में। उसी तरह से अर्ध चक्रासन है। ये 2 आसन है जो आपको इसके सिवियरिटी और इसके सिम्टम्स को कम करती है। इसके अलावा दूसरा है कि वॉक ऑन इनर एज ऑफ फुट। जैसे कि मैंने आपको नॉक नीज के कंडीशन में बताया था कि अगर मान लो, ठीक है, आपको मान लो कि ये आपके पैर है, फुट हो गए आपके, तो ये आपका हो गया इनर एज, ये हो गया आउटर एज, ठीक है, ये हो गया आउटर एज, ये हो गया इनर एज। अगर आपको प्रॉब्लम बोल एक्स का है तो आपको इनर एज पे चलना है, क्योंकि अगर आप इस पे ऐसा चलोगे तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कुछ अंदर आते जाएगा, ठीक है, दोनों के जो बीच में स्पेस कम होता जाएगा। इसके अलावा वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, आप अपने टोज को इनवर्ड बैंड कर भी चल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा है कि नेवर स्टैंड्स फॉर लॉन्ग आवर्स। अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हो तो उससे होता क्या है कि हमारे जो बॉडी के जो फीट है, जो हमारे पैर है, उस पर एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो आपके दोनों के जो नीज है, दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। इसलिए किसी एक जगह पर लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो है कि आपको सीधे खड़े रहना है और दोनों पैर को ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट इसलिए भी करना है ताकि अगर आप ज्वाइंट करने वाली जो आदत डालोगे, उस तरह से अगर आप अपनी कुछ चेंजेस लाओगे, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में जो आपके का जो गैप है, जो स्पेस है दोनों नीज के बीच में, वो कम होता जाएगा। तो सिर्फ आपको इरेक्ट स्टैंड नहीं होना है, लेकिन साथ में आपको जो दोनों फीट है, दोनों को ज्वाइंट करके खड़े रहना है थोड़ी देर के लिए, जब तक आप कंफर्टेबल हो, जब तक आप अपने बॉडी को खड़े रख सकते हो, दोनों फीट को ज्वाइंट टुगेदर करके, ठीक है। स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूँ फ्लैट फुट के करेक्टिव मेजर्स के बारे में, ठीक है। वो क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं कोई अगर इंडिविजुअल जो सफर कर रहे हैं फ्लैट फुट से। तो यहाँ पे मैं 5 करेक्टिव मेजर्स के बारे में बात किया हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि आखिर फ्लैट फुट होता क्या है, हमारे बॉडी के जो मॉर्फोलॉजी यानी कि बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, ठीक है। आप जान रहे हो कि एक नॉर्मल इंसान का, एक नॉर्मल पर्सन का जो उसका फुट के जो प्रिंट आते हैं, ठीक है, मान लो कि आप अपने पाँव को पानी में भिगोते हो और सूखे जगह पर अगर आप रखते हो, तो अगर आप देखो तो आपके जो इनर साइड में कुछ ऐसे कर्व बनते हैं, ठीक है। यही कर्व आपके मूवमेंट में मदद करता है। लेकिन अगर आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, यानी कि इस तरह की डिफॉर्मिटीज हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो, अगर आप पाँव को पानी में भिगोते हो फिर साफ जगह पर रखोगे, तो आपके फुट में किसी भी तरह के ईज नहीं बनेंगे। जो आपके कर्व हैं ये बनते नहीं है, कुछ ये नॉर्मल सीधे लगते हैं, जिसकी वजह से चलने में डिफिकल्टीज होती है।
तो इसके क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि रोप स्कीपिंग। ठीक है, रोप स्कीपिंग क्या होता है, जो हम लोग बच्चे में रस्सी से कूदते थे, जो रस्सी कूदने वाली जो स्कीपिंग होती है वो है कि अगर रोप स्कीपिंग आप करते हो तो आपकी जो यहाँ पे कर्व बनी नहीं है, ठीक है, ये कर्व बननी धीरे धीरे शुरू हो जाती है, क्योंकि आप इस पे कंटिन्यूअस अपने टोक पर जंप करोगे तो दोनों वहां पर बेंड आती है धीरे धीरे, उसके बाद वो आपकी कर्व बननी शुरू हो जाती है। दूसरा है कि जंपिंग ऑन टोज फॉर लॉन्ग टाइम। आप रोप स्कीपिंग लिख सकते हो या जंपिंग ऑन टोज फॉर लॉन्ग टाइम, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों में आपकी एक ही एक्टिविटीज होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा है कि स्टैंड अप एंड डाउन ऑन हिल्स। आपको अपने हिल्स पे खड़ा होना है और बैठना है। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे एक्टिविटीज करने हैं जिसके आपके पाँव पर आपके जो फ्लैट फुट है, जो आपके पैर हैं, इस पे एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट हो, आपकी इसमें एक एक्टिव ऐसी मूवमेंट आए जिसके वजह से आपकी जो यहाँ पर एज है, जो ये आपकी जो कर्व है वो क्रिएट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ऐसे एक्टिविटीज ही करने हैं। वॉक ऑन टोज, जैसे कि यहाँ पर जैसे हम लोग जंपिंग कर रहे थे अपने टोज पर, यहाँ पर हम लोग अपने जो टोज है, आपकी पैर की उंगलियां उस पर चलने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में है कि वॉकिंग ऑन इनर एंड आउटर एज ऑफ फुट। आपकी जो ये आउटर एज है या ये इनर एज है, इस पे आपको चलना है। मान लो कि नॉक नीज या फ्लैट फुट में नॉक नीज या मैं बो लेग्स में बताया था। ठीक है, उसी तरह से आप हो सकता है कि आप सुबह के समय अपने आउटर एज पर या इनर एज पर आप चल सकते हो, जिससे आपकी आपकी जो फ्लैट फुट है उसमें आपके इस तरह के कर्व बनने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स या इसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये थे आपके कुछ करेक्टिव मेजर्स फ्लैट फुट के। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। स्टूडेंट, अब हम सबसे लास्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के करेक्टिव मेजर्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो है राउंड शोल्डर के बारे में। राउंड शोल्डर को हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे आसन भी हैं जो इसको ठीक कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूलियो स्टिच थोड़ा सा वो टफ होता है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में, लेकिन जैसे राउंड शोल्डर जैसे डिफेक्ट होते हैं, जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, ये इजिली हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसके सीवियरिटी को या इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो आसन हम लोगों को फिर से रिकमेंड किया जाता है इन द केस ऑफ राउंड शोल्डर। पहला है चक्रासन और दूसरा है धनुरासन। अगर ये दोनों आसन कोई भी एक इंडिविजुअल जो राउंड शोल्डर से पीड़ित है, जो सफर है इसका, और वो दोनों ये आसन करते हैं तो उनके सिम्टम्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा है कि होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार्स फॉर सम टाइम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूलियोसिस के केस में कि आपके स्कूल कॉलेज में हॉरिजॉन्टल बार लगे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल बार को अपने हैंड से पकड़ के कुछ देर तक आपको हैंग करना है, उस पर लटकना है। इससे आपके जो राउंड शोल्डर्स की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तीसरा है कि कीप्स योर फिंगर ऑन शोल्डर एंड रोटेट योर एल्बोज क्लॉकवाइज एंड आफ्टर दैट एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये बहुत ही सिंपल है, आपको अपने जो हैंड्स हैं वो आपके अपने यहाँ पर आपके अपने शोल्डर पे रखनी है और आपकी एल्बोज को क्लॉकवाइज पहले घुमाना है एंड आफ्टर दैट यू कैन रोटेट इट बाय एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप 5 मिनट तक कर सकते हो क्लॉकवाइज एंड आफ्टर दैट आपको एंटी क्लॉकवाइज भी आप इसे कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सिर्फ आपको क्लॉकवाइज में नहीं करके छोड़ देना है, जितने भी बार आप कर रहे हो क्लॉकवाइज उसी के तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करनी है। ठीक है, चौथा है अवॉइड सिटिंग ऑन डिफेक्टिव फर्नीचर्स। कुछ ऐसे फर्नीचर्स होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल फर्नीचर्स हैं, जैसे खटिया वगैरह हो गया, तो उन सारी चीजों को आप अवॉइड करो। होता क्या है कि अगर आप खटिया पे सोओगे तो खटिया की जैसी भी कंडीशंस होगी उसके वजह से आपकी जो पोजीशन है कुछ उस तरह की बन जाएगी। अगर खटिया की आपकी जो रस्सी है वो ढीली है तो आपकी जो स्पाइन्स है वो भी कुछ आपके कर्व में बन जाएंगे, जो आउटवर्ड कर्व हो सकता है। तो आप वैसे फर्नीचर्स पे मत यूज करो जो डिफेक्टिव होगा। तो कुछ इस तरह के ये थे करेक्टिव मेजर्स आपके राउंड शोल्डर के। इसी तरह से जो भी आपके यहाँ पर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दी गई थी उसके जो भी करेक्टिव मेजर्स थे मैं आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीजों को समझ भी गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी तरह के डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं विदिन 3 to 4 आवर्स आपके क्वेश्चन का जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।